आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों आज जो टॉपिक है वो सेल के बारे में होगा। दोस्तों सेल से जो भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम आप देते हैं, अगर वहाँ पूछा जाता है तो ये गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों आजकल जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में जो साइंस के क्वेश्चन आती है उसमें डीप लेवल का पूछा जाता है। अगर मेरा फर्स्ट वीडियो साइंस का क्वेश्चन का देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है। तो आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़िए और फिर अपने तैयारी को मुकम्मल कीजिए। 100% श्योर कीजिए कि मुझे 100% क्वेश्चन करना है साइंस में। तो चलिए दोस्त अब हम कुछ बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेल बनता कैसे है, सेल की निर्माण कैसे होता है, तो इसको जानेंगे। दोस्तों जीव द्रव किसी भी कोशिका का निर्माण का पहला रूप है। जीव द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये सेल बनने का पहला रूप है ये। दोस्तों जो सजीव कोशिका है उसके निर्माण में सर्वप्रथम जो है 27 तत्वों को आपस में मिलन हुआ। कितना? 27 तत्वों का, और मिलकर ये कंडेंस फॉर्म में बना। किस फॉर्म में? कंडेंस फॉर्म में बन गया। और 27 तत्वों में एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। इस रासायनिक परिवर्तन को जो है क्या कहते हैं? केमिकल एवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल एवोल्यूशन। यानी एवोल्यूशन जो है उद विकास को कहते हैं। और ये करोड़ों अरबों वर्षों में हुआ, न कि कुछ ही समय में। और दोस्तों इस 27 तत्वों में जो है 27 तत्वों में 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? ऑक्सीजन जो है 65% होता है, कार्बन जो है 18.5% होता है, और हाइड्रोजन जो है 9.5% के आसपास होता है, और फिर नाइट्रोजन 3.3% के आसपास होता है। जो सूक्ष्म तत्व है जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, उसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा की जरूरत होता है। दोस्तों ये तत्व कंडेंस फॉर्म में जो बना है वो झिल्ली का निर्माण करता है, मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। इंग्लिश में मेम्ब्रेन का निर्माण करता है, माने इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी मेम्ब्रेन को जो है जीव द्रव कहते हैं। और पौधों में सेल वाल का निर्माण किया। तो सेल मेम्ब्रेन को जीवित कोशिका में किया, और प्लांट में जो है सेल वाल का निर्माण किया। दोस्तों मालूम है सेल का जीव द्रव ही सारा कोशिकांगों जीव द्रव में ही उपस्थित होता है, और यहीं पर सारा काम होता है। दोस्तों 3-4 चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है, माने वर्ड को जानना जरूरी है। जैसे प्रोटोप्लास्ट हो गया, तो प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं? तो प्रोटोप्लास्ट जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपके आने वाला क्वेश्चन जो है आपको समझने में आसान होगा। तो दोस्तों प्रोटोप्लास्ट कहते हैं कि सेल के अंदर जो भी चीज़ है, माने सेल वाल, जैसे फर्स्ट ये जो है सेल वाल होता है, दूसरा में सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल वाल के अंदर सारा चीज़ को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? तो सेल के इनसाइड में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। ये जो दूसरा का दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो भी पार्ट है ना, जो भी भाग है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और दोस्तों साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें, इसको हटा दें, तो ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। यानी प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे तो उसको जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह से जो है 3 वर्ड हुआ। और न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो 4 चीज़ है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको आप समझ गए हैं। और ये सभी जो है इससे जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, तो वहाँ उसी जगह हम डिटेल से बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़िए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है और आपको प्रोटेक्टिव लगता है, कि आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्त अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ से
डिटेल्स बात करेंगे। ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये इसमें सारा टॉपिक है और इससे सारा से क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो। और इसमें इस चैप्टर से 137 क्वेश्चन है तो देखा जाएगा और डेली आएगा। जैसे आज सेल आया तो दूसरा का दिन टिश्यू आएगा, यानी हर चैप्टर। तो इस तरह से बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो इससे आपको 100% क्वेश्चन टकराएगा और आपके एग्जाम में जो है आप बढ़िया कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करना है और उसमें फर्स्ट दिया है कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये कोशिका सिद्धांत भी है और ये कौन दिया था, तो स्लाइडेन और स्वेन दिया था, कब, 1838 में। तो ये फर्स्ट सही है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, तो ये भी सही है क्योंकि सभी सजीव के कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं, तो दोनों सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है, तो किस भाग को, तो दोस्तों हम बताए हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी भाग है और उसमें से हम न्यूक्लियस को हटा देंगे तो साइटोसोम बनेगा। तो इसमें कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, यानी उस कोशिकांग के अंदर जो भी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को हटाकर कोशिकांग। तो क्या कि साइटोसोम की बात हो रहा है तो न्यूक्लियस उसमें नहीं आएगा। तो ये सारा चीज़ है, तो इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला है साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है, तो हम बताए हैं केंद्रक शामिल नहीं होता है, न्यूक्लियस, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला है कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको जो है ऑर्गेनोवाइड बोलते हैं, ऑर्गेनोवाइड बोलते हैं, ऑर्गेनोइड्स बोलते हैं। दोस्तों इंग्लिश में हम लिख देते हैं ORGANOIDS, ऑर्गेनोइड्स बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचनाएं ऑर्गेनोइड्स नहीं है, तो दोस्तों रसधानियाँ जो है ऑर्गेनोइड्स नहीं है, बाकी बात सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूबुलस और राइबोसोम ये सभी जो है ऑर्गेनोइड्स में आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, सही नहीं है वो फर्स्ट है कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है, सही है, फर्स्ट सही हो गया। दूसरा का है कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर पर निर्भर करती है, ये भी सही है। अगला अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहते हैं। दोस्तों ऊतक किसे कहते हैं, तो ऊतक जो है बहुकोशिकीय जीवों में एक समान कार्य और एक एवं संरचना दर्शाने वाले कोशिकाओं के समूह को जो है टिश्यू कहते हैं, यानी एक समान कार्य हो और एक समान संरचना हो तब हम उसको टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो टिश्यू का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का होता है। कौन कौन, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो दोस्तों इसमें उपकला ऊतक हिंदी में बोलते हैं, पेशी ऊतक बोलते हैं, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो दोस्तों उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक का काम पूछ देता है एग्जाम में, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों उपकला ऊतक का काम क्या है, तो ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उत्सर्जन करता है, तापमान नियमन करता है, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, ये सब जो है ये उपकला टिश्यू करता है। अब पेशी ऊतक का काम क्या है, तो ये क्या करता है, गति पर नियंत्रण करता है, क्या करता है, गति पर। ये ऊतक जो है संकुचनशील कोशिकाओं यानी कंट्रैक्टिव सेल से बना होता है जो हमारे शरीर के गतियों को सहायक प्रदान करता है। और ये जो एक है संयोजी ऊतक, तो दोस्तों ये और इसका मुख्य काम क्या है, तो ये विभिन्न संरचनाओं को आपस में जोड़ता है और पदार्थों का आदान प्रदान भी करता है और शरीर को जो है दृढ़ प्रदान करता है, यानी सपोर्ट करता है। तो ये संयोजी ऊतक हो गया, तो इस टाइप से है।
अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन में बहुत सारा बुक में आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है, जो मोजेक मॉडल है जिसको जो है कौन दिया था, सिंगर और निकोलसन दिया था। और ये जो है क्या होता है, ये कोशिका से पदार्थ के परिवहन का नियमन करता है, रेगुलेट करता है। और ये प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण के बारे में ये बताया है। और ये जो है वसा की दोहरी परत और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो इसी के बारे में, यह मॉडल के बारे में बताया गया है। देखिए फर्स्ट है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, सही है। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ये भी सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है, तो ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाएगा। दोस्तों इस मॉडल में अगर पूछ दे कि बाहरी सिरा जो है क्या है, तो बाहरी सिरा जो है जलरागी होता है। बाहरी सिरा क्या होता है, जलरागी होता है, यानी जल को अवशोषित करता है, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोफाइल बोलते हैं, हाइड्रोफाइल बोलते हैं। और निचला सिरा जो होता है, ये आंतरिक सिरा जिसको बोलते हैं, जल विरागी होता है, यानी रिपल्सन करता है, जल को हटाता है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। अगला है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलिया, सिलिया और फ्लैजिलिया की संरचना का निर्माण करता है। दोस्तों ये 3 जो वर्ड है ये गति से संबंधित है। क्या है, माने सेल को जो है गति प्रदान करता है ये। और ये जो है सिलिया, जिसको हिंदी में पक्षमाभ बोलते हैं, पक्षमाभ, ये जो है ये संख्या में तो अधिक होता है लेकिन आकार में छोटा है। संख्या में अधिक होता है लेकिन आकार में छोटा है। ये सिलिया होता है इसे, और ये गति में प्रदान करता है, तो सिलिया हो गया। अब फ्लैजिला जो है ऐसे होता है, ये फ्लैजिला हो गया। और ये संख्या में कम है लेकिन आकार बड़ा होता है, जिसको हिंदी में कशाब बोलते हैं, कशाब। और ये दोनों जो है गति से संबंधित है। और दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन युक्त सूक्ष्म नलिकाओं से बनते हैं ये। किससे, ट्यूबुलिन प्रोटीन युक्त सूक्ष्म नलिकाओं से, जिसको जो है क्या बोलते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन युक्त सूक्ष्म नलिकाओं से जो है ये माइक्रोविलियाई, सिलिया और फ्लैजिला का निर्माण होता है। इसमें क्या कहा गया है कि संरचना निर्माण करती है, तो कौन निर्माण करता है दोस्तों, ये संरचना जो है कोशिका झिल्ली निर्माण करता है। कौन, कोशिका झिल्ली। अगला है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो दोस्तों परासरण की क्रिया जो है ये कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होते हैं, क्योंकि हम शुरू में ही बता दिए हैं कि जो 27 तत्व है वो कोशिका झिल्ली का ही निर्माण करता है। अगला है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है वो बताना है। तो फर्स्ट है कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। दोस्तों एस का मतलब क्या, एस का मतलब होता है श्वेतबर्ग नियतांक है, श्वेतबर्ग। और राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो पलाडे किया था, पलाडे। इसको पलाडे कण भी बोलते हैं, राइबोसोम को पलाडे कण भी। और ये कोशिका में जो है मुक्त रूप से या राइबोसोम की सतह पर पाए जाते हैं, और इनका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। और ये दोनों होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, यूकैरियोटिक में 80S होता है। प्रो माने होता है दोस्तों आदिम, यानी बहुत पुराना, यानी अनडेवलप्ड सेल। आप यूकैरियोटिक माने डेवलप सेल, उसमें सारा चीज़ पाया जाएगा, इसमें बहुत चीज़ नहीं पाया जाता है। तो अगला है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है, जो क्या होता है 30S सब यूनिट क्या है, 30S 50S 80 होता है लेकिन 70 है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये भी सही, ये भी सही है। अगला है 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट है, 40 और 60, यानी 100 हो गया। उसमें 80 हो रहा था, 70S था, इसमें 80 है तो 100 हो रहा है। सब यूनिट 40S 60S। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। तो दोस्तों राइबोसोम जो है प्रोटीन के तो बने होते हैं लेकिन लिपिड के नहीं बने होते हैं, DNA। दोस्तों ये बने होते हैं किसका, तो ये बने होते हैं प्रोटीन प्लस mRNA, यानी RNA के बने होते हैं, एम नहीं, ये RNA और प्रोटीन के बने होते हैं।
और इसका खोज प्लाडे ने 1955 में किया था। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो शोषण तथा कोशिका विभाजन में काम आता है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक में ये, जैसे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया शोषण का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका विभाजन जो है समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो है ये शोषण की क्रिया से संबंधित जो है ये प्लाज्मा झिल्ली द्वारा करता है। प्रोकैरियोटिक जो है शोषण किसके थ्रू करता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, और विभाजन जो है ये विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको प्रोक्सिसोम बोलते हैं, इसको प्रोक्सिसोम बोलते हैं। इसका आंसर जो है प्रोक्सिसोम हो जाएगा। अगला है कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल जो है कौन है, तो ये गोल्जी काय है। दोस्तों गोल्जी काय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे गोल्जी काय जो है कैमिलियो गोल्जी माने खोजा था। इसका अन्य नाम क्या है, बेकर्स बॉडी है। इसका अन्य नाम जो है बेकर्स बॉडी है, बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी इसका अन्य नाम है। और ये क्या करता है, ये जो है पदार्थों का परिवहन में सहायक होता है। दोस्तों गोल्जी काय जो है जंतु कोशिकाओं में तो सुविकसित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में अल्प विकसित होते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोल्जी काय जो पादप कोशिका में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सारा जगह नहीं मिलेगा। डिक्टियोसोम, इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम, यानी सुविकसित नहीं है। तो सुविकसित नहीं है तो इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं यहाँ पे कि डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन ये नग्न डीएनए होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है। तो इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। इसको याद रखिएगा। तो डिक्टियोसोम पादप कोशिका में किसको बोलते हैं, तो गोल्जी काय को। जंतु कोशिका में तो विकसित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो गोल्जी काय। अगला है दोस्तों, अगर आपको ये सब चीज़ अगर पहली बार सुन रहे हैं, जैसे डिक्टियोसोम, प्लाज्मिड, ये सब सुन रहे हैं, तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि सर डेली लाइए चाहे नहीं लाइए, अच्छा नहीं लगता है कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे नाराज़ नहीं होता हूँ। आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लाइक ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। तो दोस्तों ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको हिंदी में अंतर्द्रव्यीय जलिका भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, साइंस में जो है आप हिंदी इंग्लिश दोनों में जानना चाहिए। कभी कभी इंग्लिश में ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप अगर इंग्लिश जानते रहेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों जानते हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन जो है आप एक्स्ट्रा कीजिएगा, इतना बेनिफिट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोज किसने किया था, तो पोर्टर ने किया था, पोर्टर। और ये 2 टाइप का होता है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हिंदी में खुरदरी अंतर द्रव पद जलिका कहते हैं, एक स्मूथ होता है। तो रफ जो क्या कहता है, तो ये राइबोसोम पे चिपके रहते हैं, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होता है। और चिकनी अंतर द्रव पद जलिका जो है स्टेरॉयड का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण, स्टेरॉयड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चिकनी अंतःद्रव जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेता है और खुरदरी जल का लिपिड और स्टेरॉयड का निर्माण करता है। तो कौन सा सही है दोस्तों, इसमें कौन सा सही है,
कि दोस्त यहाँ पे दोनों गलत है, क्योंकि चिकनी अंतःद्रव जालिका जो है ये काम करता है, स्टेरॉयड संश्लेषण का काम करता है। और खुरदरी अंतःद्रव जालिका जिसको राइबोसोम बोलते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो न तो एक सही है न तो दो सही है। अगला है कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का अचल संपत्ति जो है न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए, आरएनए ये सब न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंग है। तो दोस्तों सबसे बड़े अंग जो है न्यूक्लियस होता है, ये जंतु कोशिका में, और इसमें जो है पादप कोशिका में प्लास्टिड होता है। हरित लवक को, तो फर्स्ट गलत हो गया, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं, ये भी सही है, क्योंकि पदार्थों को परिवहन करता है ये गोल्जी काय। तो 2 और 3 सही है। अगला है कथन पे विचार करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, ये सही है। देखिए यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कहते हैं, लेकिन आनुवांशिक इकाई जीन है, तो दोनों सही है। 30 टाइप का डाउटफुल क्वेश्चन यहाँ पे जरूर मिलेगा, आपको लगेगा कि वो सही है लेकिन सही कोई एरर रहता है। अगला है कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? तो दोस्तों कोशिकीय पाचन नहीं किया जाता है। कोशिकीय पाचन तो लाइसोसोम करता है, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। संग्रहण, सिक्रेशन और पैकिंग तीनों करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे बड़ा अंगक लवक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहते हैं, पैलेट कण स्फीरोसोम है। दोस्तों पैलेट कण जो है किसका खोज किया था? राइबोसोम का खोज किया था, तो राइबोसोम को पैलेट कण बोलते हैं, तो ये गलत हो गया, डी। अगला निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? तो दोस्तों दोनों है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अगला प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसकी अंगक का अभाव होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय और अंतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी का अभाव होता है। डीएनए तो पाया जाता है लेकिन खुला पाया जाता है और वृत्ताकार होता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, पहले ही बताए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सी रचना है जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो ये सभी हो जाएगा। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जिसको सेल वाल बोलते हैं, और बड़ी रिक्तिका और लवक। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है कि हम बताए थे कि सेल वाल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो सेल वाल के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म जो है सेल वाल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है जंतु कोशिका के लिए बात हो रहा है, क्या कि इसमें सेल वाल तो होता ही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सी रचना है जो ऐसा है? सेंट्रोसोम। दोस्तों सेंट्रोसोम के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जिसको हिंदी में तारकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारक काय। हिंदी वर्ड थोड़ा टफ हो जाता है साइंस में। इंग्लिश में सेंट्रोल भी बोलते हैं, इसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। दोस्तों ये कोशिका में केंद्रक के पास पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, इसलिए भिन्न है। ये कोशिका में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के साइड में पाया जाता है, ये सेंट्रायल, जिसको सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। इसके खोज जो है कौन किया था? बोवेरी ने किया था। कौन? बोवेरी। ये क्या करता है? ये कोशिका विभाजन में सहायक है, और इसका निर्माण जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अगला कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये बहुत ही आसान है, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाता है इसमें क्रिएटर की भूमिका? तो केंद्रक निभाता है। अगला निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम किससे बनता है? तो लाइसोसोम गोल्जी काय से बनता है। अगला है दोस्तों लाइसोसोम को ही क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल को ही पचा देता है।
इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कोशिका के मृत कोशिकांग और कोशिका के जीवन पूरा होने पर संपूर्ण कोशिका को ही पाचन कर देता है, इसलिए आत्महत्या के थैली बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित रूप करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो कौन, ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों। अगला है, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं तो उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो क्या है, तो ये सही है कि प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, जिसमें ये बोल रहा है जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और वास्तविक केंद्र भी नहीं होता है। क्या है कि न्यूक्लियस जो है साइड में होता है, छोटा होता है, जैसे सेल हो गया तो प्रोकैरियोटिक में साइड में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में बीच में होता है। अगला, वैसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। तो दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल देता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो अपने परिस्थितियों के अनुसार बदल देता है। ये शक्तिगृह है क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र के द्वारा। अगला, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका क्या है? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है। तो एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत कौन है? तो साइटोसोम और केंद्रक होता है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेती है। तो दोस्तों, पहले ही बताया सेंट्रोसोम जो है विशेष रूप से किस में भाग लेता है? तो ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अगला, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। तो यांत्रिक सहायता किससे पाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन है, रंगीन लवों को कहा जाता है। तो रंगीन लवों को क्या कहा जाता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रेनम पाया जाता है। तो ग्रेनम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? तो ये लिपोप्रोटीन बनाता है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो प्रोटीन संश्लेषण से कौन संबंधित है? राइबोसोम, जिसको प्लाडेकन भी बोलते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहा जाता है तो टीलोमियर कहा जाता है। अगला है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है? तो दोस्तों, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया में नहीं होता है। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र क्या करता है? तो ये जो है दोस्तों क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में जो रफ होता है RER, वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अगला है, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका के किसके कारण भिन्न होता है? तो सेट्रियोल जिसको सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। सेंट्रोसोम ये जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और न्यूक्लियस के साइड में पाया जाता है। लाइसोसोम में जमा रहता है। तो दोस्तों, लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? तो लाइसोसोम में जो है ये पाचक एंजाइम जमा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो है लिपोप्रोटीन से बना होता है। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंध है? तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के निर्माण से संबंध है। तो बार बार से माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने था? तो अगर आप मेरा इसका साइंस का फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर आप देख लिए होंगे तो ज़रूर आप उसको जानते होंगे कि सबसे पहले किसने देखा था। तो ये कोलिकर देखा था। किसने देखा? कोलिकर। और इसका नाम क्या दिया था? तो सार्कोसोम दिया था। सार्कोसोम पहले वाला वीडियो में हम चर्चा किए हुए हैं। इसका हम साइंस का एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो करते रहेंगे। और इसका अल्टमान जो है बायोप्लास्ट बोला, फ्लेमिंग जो है कीला बोला था, और सी बेंडा है ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, सी बेंडा। और दोस्तों, ये दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। इसमें दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। आंतरिक झिल्ली के बलन क्रिस्टी कहलाते हैं, जिन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम पाया जाता है। तो आंतरिक झिल्ली में F1 कण, क्या F1 कण, तो पूछ देगा कि F1 कण किससे संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से, जिसको ऑक्सीसोम कहते हैं। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का DNA व RNA भी पाया जाता है और इसे
अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। तो दोहरी झिल्ली होता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। और ये कोशिका ऐसा क्यों कहते हैं? तो क्योंकि यह द्रव्य वसांगति और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, माने संश्लेषण करता है। कोशिका द्रव्य वंशागति और प्रोटीन में भाग लेता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्रेब्स चक्र के दौरान जो है भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करके एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए जो है इसको शक्तिगृह यानी पावर हाउस कहते हैं। पॉलीसोम, दोस्तों पॉलीसोम क्या है? तो पॉलीसोम जो है ये राइबोसोम और mRNA के समूह रूप को पॉलीसोम कहते हैं। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। तो जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला है तरल मोजाइक मॉडल को सिंगर और निकोलसन, पहले ही चर्चा हो गया है 1972 में। अगला है कोशिका भित्ति पाई जाती है यानी सेल वाल। तो सेल वाल जो है किसमें पाया जाता है? तो सेल वाल सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य जो है खाद्य पदार्थों को संचयन करना है। तो दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो हम फिर इसका 137 क्वेश्चन है इसमें, और फिर जो बचेगा पूरा एक ही वीडियो में लाएंगे। फिर अगला चैप्टर जो है टिश्यू होगा। माने इस तरह से हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा टॉपिक करा देंगे। लगभग 30-40 टॉपिक है और 30 वीडियो में हम इसको एग्ज़ाम से पहले, आपका जो भी एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उससे पहले हम इसको ख़त्म कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो 2 वीडियो भी लाएंगे। अगर आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है, आप अगर रिस्पॉन्स करेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो ज़रूर इसका अगला पार्ट आएगा। तो चलिए दोस्त, थैंक यू।